नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश क्राइसिस से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य इस समय इस तरीके का बना हुआ है कि 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत आ गई हैं। इसके बाद जो है तो वहाँ पे वॉयलेंस बढ़ चुका है, जहाँ पर अल्पसंख्यकों के जो संख्यकों के ऊपर पर अटैक हो रहा है और उनकी जितनी भी धार्मिक धरोहरें थी और धार्मिक स्थल थे, उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। उसके बाद हम इस बारे में भी बात करेंगे जहाँ पर हम उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे 1971 जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बारे में के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य कैसा रहा इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अभी की रिसेंट की घटनाओं के बारे में तो जल्दी से बात कर लेते हैं। तो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना जी ने इस्तीफा दे दिया और भारत की तरफ पलायन किया है। बांग्लादेश की लंबे समय से 2009 से वो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना और उनके भी के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा था, खास तौर से 2024 में चुनाव के बाद, जिसमें बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया और कई सारे लोग पार्टीज में विपक्ष की पार्टियों ने चुनाव में भाग लेने से भी इनकार कर दिया और इस बार 2024 में फिर से वो चुनाव जीत करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री स्थापित हुए, जिसको ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये एक रिग्ड इलेक्शन है। इलेक्शन था। इसके बाद बात करते हैं 5 से 8 अगस्त के बीच में जो हिंदू समुदाय और सांस्कृतिक धरोहर थी, उन पर व्यापक हमले किए जा रहे हैं। जैसे कि बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें 29 जिलों में से 200 से 300 हिंदू घरों और व्यवसायों को बर्बाद कर दिया गया। हिंसा में धार्मिक स्थलों तक भी फैल गई, जिसमें 15 से 20 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद धार्मिक धरोहरों का भी बहुत तरीके से बर्बाद किया गया, जहाँ पे कोमिला में 135 साल पुरानी महाराजा वीरचंद्र लाइब्रेरी को बर्बाद कर दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियाँ थीं, अलग-अलग जगह पे लगी हुई थीं, उनको तोड़ा जा रहा है। उसके बाद यह कई सारी जो सांस्कृतिक विरासतें थी, जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उनको भी तोड़ने की खबरें वहाँ से आ रही हैं। इसके बाद 5 अगस्त को एक बहुत ही दुखद खबर आई, जहाँ पे अभिनेता शांतो खान और उनके पिता सलीम खान को एक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला, जो बढ़ती हिंसा और कानून व्यवस्था के ऊपर कड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसके बाद आती है जेसौर होटल की ट्रेजेडी, जहां पर 7 अगस्त की रात को जेसौर जिले में जबीर इंटरनेशनल होटल में एक भीड़ ने आग लगा दी, जहां पे साहिन चकलदार और आवामी लीग के जो नेता हैं, वो के स्वामी होटल का यह भयावह स्थल बन गया, जिसमें 24 लोगों की जान चली गई और इसमें एक इंडोनेशियन नागरिक की भी जान चली गई, जो कि जल के मर गए। यह एक ऐसी घटना थी जो कि अशांति के दौरान हुई और घातक हमलों में से एक थी, जो कई सारी घटनाओं में से एक थी। इस तरीके की काफ़ी सारी छुट-पुट कई सारी घटनाओं की खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। हम सारे वीडियोज़ की पुष्टि नहीं कर सकते कि वो वीडियोज़ आज के हैं, कई सालों के हैं, कि बांग्लादेश से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ से जो न्यूज़ है, उसके बेसिस पे ही हम अभी बात कर रहे हैं। इसके बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्ति कर लिया गया है। तो बेसिकली नोबेल प्राइज़ विजेता मोहम्मद यूनिस जो है वो अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त कर लिए गए हैं और उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नियुक्त किया है। इसके बाद उन्होंने ढाका पहुंचने पर यूनुस ने शांति की अपील करते हुए नागरिकों से ये भी कहा कि सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहें और हमारी नई जीत सर्वोत्तम जो है इसी में है कि हम कैसे भी करके शांति स्थापित कर पाएं अपने देश में और इस पर वो किया है कि ये जो हमारी जीत हुई है, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है और जो सरकार थी जो कि जिसे कह रहे थे कि अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, उसको हटने के बाद जो जीत हुई है इस पूरे आंदोलन की, कम से कम उसके
सफलता के लिए अब शांति बहाल की जाए और सारे जितने भी लोग थे प्रदर्शन कर रहे थे वो सब अपने घर लौट जाएँ, ऐसी उन्होंने एक अपील की है, लेकिन इस अपील का कोई फ़ायदा अभी तक दिख नहीं रहा है। 9 अगस्त 2024 को शपथ ग्रहण करने वाली इस अंतरिम सरकार में 15 एडवाइजरी काउंसिल को शामिल किया जा सकता है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल वकर उर जमान इस गठन की घोषणा की है। ठीक है, तो 15 लोग होंगे जो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद खलीदा जिया जो हैं, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खलीदा जिया हैं, जिन्हें उनके घर पे ही नज़रबंद कर दिया गया था। उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया है और उन्होंने भी शांति की अपील की है देश भर में। उन्होंने राष्ट्र से गुस्से और बदले की बजाय प्रेम और शांति से देश को फिर बनाने का आह्वान किया है। इसके बाद अगली खबर इस बात पे है कि अभी जो है तो हम इस पे जाते हैं कि सबसे पहले कि ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? मतलब इतिहास में एक्चुअली हुआ क्या-क्या था? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश बना कैसे? सभी हमारे देश में सभी जानते हैं बांग्लादेश की जो का जो इंडिपेंडेंस हुआ ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था। भारत ने बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना थी उसका सब काफ़ी सपोर्ट किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो जनरल साहब थे फील्ड मार्शल थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा और हम जा कर के उनके बारे में बात करते हैं। और बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत फेमस वॉर है, जिसमें 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये सारा इतिहास हम सभी जानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है, तो बांग्लादेश की तरफ से अगर किसी की थी, तो वो थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें जैसे हमारे देश में हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, उसी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और स्वतंत्रता के बाद वो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने और नए राष्ट्र की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वैसे हमारा मानना है कि जो लोग इस तरीके के आंदोलन करते हैं तो उन्हें कोई भी प्रधानमंत्री और इस तरीके के पद नहीं लेने चाहिए, जिससे कि वो कम से कम सरकार के कार्यकलापों पे टिप्पणी कर सकें। अब आते हैं 15 अगस्त 1975 की बात है, जहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। अब घटना इस तरीके की थी कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की एक सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई। बेसिकली जो आर्मी रूल था वो स्थापित होने वाला था वहाँ पे, जिसमें उनके परिवार के अधिकतम सदस्यों को मार दिया गया। और ये एक एक्चुअली एक टुकड़ी थी सेना की जूनियर अधिकारियों की, जो कि इस तरीके के कार्यकलाप को अंजाम दिया गया था और इसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि इसके बारे में लेकिन पाकिस्तान समर्थक लोगों का भी हाथ हो सकता है। परिणाम इसका ये हुआ कि बांग्लादेश के जो राजनीतिक अराजकता बढ़ गई और सेना ने बांग्लादेश को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसके बाद कई सारे एक तख्तापलट चलते हुए और 15 वर्षों तक वहाँ पर सैन्य नेताओं और अधिनायकवादी शासन का नियंत्रण रहा। बेसिकली एक तरीके से आर्मी लॉ चलता रहा और वहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनी रही कि 15 सालों तक कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर शासन नहीं कर पाई। हम बात करते हैं कि 1975 से 1981 तक जो सैन्य शासन था, उसमें राजनीतिक स्थिरता किस तरीके थी। तब शेख मुजीबुर रहमान के हत्या के बाद जनरल जियाउर रहमान जो थे, जिनका शेख मुजीबुर रहमान से कोई संबंध नहीं है, एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे और 1977 में एक श्रृंखला के तख्तापलट के बाद सत्ता संभाली और 1981 में अपनी हत्या तक, तो बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई 1975 में और 1981 में में जनरल जियाउर रहमान की भी 1981 में हत्या कर दी गई। अब जियाउर रहमान के शासनकाल में देश को स्थिर करने का प्रयास किए गए और उनके प्रशासन में कुछ कोशिश की गई कि राजनीतिक स्टेबिलिटी लाई जाए और पर उनको कई सारे जो इंटरनल लोग थे, उनका पॉलिटिकल लोग थे, उनके विरोध का भी सामना करना पड़ा और कई सारी ऐसी चुनौतियाँ थी जिससे उनकी हत्या के प्रयासों से जुड़ी हुई कई सारी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा और 1981 में फाइनली उनकी हत्या कर दी गई। अब इसके बाद आता है
1982 से 1990 तक का शासन, जहाँ पे एरशाद का सैन्य शासन आता है। 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद एरशाद ने एक बिना ब्लड बाथ वाला एक सैन्य तख्तापलट किया। बेसिकली कोई भी वायलेंस नहीं हुआ किसी भी तरीके का, क्योंकि अब आर्मी लॉ 81 तक चल रहा था। वो 82 में जनरल एरशाद जो थे, जनरल हुसैन मोहम्मद एरशाद जो थे, वो वहाँ के टॉप लीडर बन जाते हैं। अब इरशाद ने 1990 तक बांग्लादेश में शासन किया, जब बड़े पैमाने में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और उसके बाद 1990 में जाकर के बड़े विरोध प्रदर्शन और इसी तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1990 में। सो 1990 के दशक में बांग्लादेश में एक संसदीय लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ, जिसमें नियमित रूप से चुनाव होते रहे। हालांकि अवामी लीग, और जो जो कि शेख हसीना जी की पार्टी है, और जो कि शेख हसीना जी, आप सभी को पता ही होगा कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, उन्होंने उसका नेतृत्व किया। और दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जहां पे खालेदा जिया द्वारा नेतृत्व किया गया, के बीच प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन इस तरीके के जो बेसिकली जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थे 1990 तक, उसका प्रचलन खत्म हुआ 1990 में जाकर के, और बाद में वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आने लगी। अब इसके अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये दोनों ही एक तरीके से पॉलिटिकल लेगेसी वाले वाली पार्टियां थी, तो इनके बीच में बहुत सारे हिंसक टकराव चले, हड़तालें चलती रही, और राजनीतिक गतिरोध हुए। लेकिन इस तरीके का जो अभी हमने रिसेंट में प्रोटेस्ट देखा, इस तरीके का प्रोटेस्ट बहुत सालों बाद हुआ है, जहां पर आर्मी एक तरीके से अभी कंट्रोल कर रही है। एक भी आर्मी के जनरल ने कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं ली है। और जहां से हमने देखा, मोहम्मद यूनुस ने अभी जो है, तो अभी वहां पे भी सरकार के हेड की तरह के, या फिर बेसिकली केयर टेकर की तरह उन्होंने भूमिका ले ली है। 2024 में छात्र विरोध जो प्रदर्शन हुआ शेख हसीना जी के खिलाफ, उसके बारे में। तो अभी जो रिसेंट में एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कैसा है। तो 2024 में बांग्लादेश में, पहले ही आपको मैं बता चुका हूं कि कैसे जो है, तो जनरल इलेक्शंस जो हुए थे इस बार बांग्लादेश में, उन पर लोगों को भरोसा नहीं था। और और आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से विरोधी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला गया। उसके बाद कई सारी विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। कई लोगों ने, जनता जो थी वहां की, उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बेसिकली शेख हसीना की जो सरकार थी 2024 में बनी, वो एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश में नौकरियों को कोटा प्रणाली में के विरोध, कोटा एक आरक्षण प्रणाली लाई गई, जिसमें कि 54% के आसपास कोटे की बात कही गई। और उस कोटे के विरोध में सरकार, छात्र वापस सड़कों पे आ गए। बाद में ये फैसला वापस ले लिया गया एक लॉ शेख हसीना द्वारा। और इसके बाद फिर छात्र जो वापस चले जाने चाहिए थे, वो वापस नहीं गए, और वो बाद में 200 जो छात्रों की मौत हुई थी इस पूरे आंदोलन में, तो उन छात्रों से के मौत से जुड़े हुए लोगों के इस्तीफे की बात पे बात चालू हुई, और उसके बाद ये शेख हसीना जी के इस्तीफे की मांग में बदल गई। छात्रों का ये जो आंदोलन था, इसे विपक्षी पार्टियों, कई सारे प्रोमिनेंट लोग, और ऐसा लोग कह रहे हैं कि शायद विदेशी ताकतों का भी इन्हें सहयोग मिला, क्योंकि शेख हसीना जी काफी इंडियन ओरिएंटेड पॉलिसी मानी जाती थी। वो सॉफ्ट थी इंडिया के प्रति, और वो इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते थे। और शायद ये हमारे पड़ोस में कुछ मुल्क हैं, चाइना और पाकिस्तान, इनको शायद वो उतना बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको समर्थन दिया हो सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि शेख हसीना जी ने बयान दिया था, जो कि एक बहुत ही गलत भाषा कही जाती है बांग्लादेश में किसी भी विरोधी को। वो कहा था उन्होंने राजाकार। अब राजाकार क्या होता है कि जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था, उस समय पे जो लोग भी पाकिस्तान का समर्थन देते थे, तो राजाकार उनको कहा जाता था, कि जो भी इस स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ लोग थे, उन्हें राजाकार कहा जाता। तो बेसिकली एक तरीके का बहुत ही नेगेटिव वर्ड माना जाता है बांग्लादेश में ये। और इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा
अ, बांग्लादेश की राजनीति में। अब इस बात पे हमें आगे बढ़ने से पहले जो इसका रीजनल इम्पैक्ट है और इंडिया की जो भूमिका है, उस पे हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात हमें ज़रूर जाननी चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बांग्लादेश का एक प्रोटेस्ट नहीं था। एक तरीके से एक ऐसी सरकार जो कि अ, अधिनायकवाद में पड़ चुकी थी, उस सरकार के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा था। लेकिन अब आप भी जानते हैं कि जो किस तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि बेसिकली रिलीजियस हार्मनी में कुछ शेख हसीना विश्वास रखते हुए वो इस तरीके की नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा कट्टर सरकार चला रही थी। पर जो उनके अपोज़िट में में जो लोग हैं, वो उस तरीके के नहीं हैं और ऐसे सिचुएशंस में जो असामाजिक तत्व होते हैं और जो जिस तरीके के जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और बहुत ही बड़े लेवल पे वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ पर्सिक्यूशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा चुका है। कई सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो कि औरतों के साथ रेप्स हुए और मतलब शायद दुःख दुःख ज़ाहिर कर सकते हैं और हमें इस बात को सभी को उठाना चाहिए, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी हो। सभी को इस बात को पूरे तरीके से खंडन करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में इस बात को उठाना चाहिए, हर जगह पे उठाना चाहिए कि इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरीके से माइनॉरिटीज़ का जो अधिकार है, वो सुरक्षित किए जा सकें बांग्लादेश में। इसके लिए हम इंडियन गवर्नमेंट से भी चाहेंगे कि वो बात करें बांग्लादेश सरकार में जो इस समय जनरल हैं और मोहम्मद यूनुस हैं, उन सबसे बात करें और इस सिचुएशन को स्टेबलाइज़ करने के लिए और माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करें। बांग्लादेश और भूटान अगर देखा जाए तो सबसे अगर हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश और भूटान एक 2 ऐसे देश हैं जो कि अभी भी भारत के साथ माने जा रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की जो का क्राइसिस हुई है, इसके बाद हम कह नहीं सकते कि बांग्लादेश की जो नई सरकार आएगी, उसका इंक्लिनेशन किसकी तरफ होगा और इसीलिए भारत में जयशंकर साहब ने यही कहा है कि हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और हम बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन निगरानी रखने से होगा नहीं। अब निष्कर्ष ऐसा है कि बहुत ही अजीब-सी सिचुएशन है, जहाँ पर अगर मान लीजिए कि 5 अगस्त को इस तरीके की कोई चीज़ होने वाली थी या राज़ाकार वाली जो बात शेख हसीना जी ने कही, जो नहीं कहनी चाहिए थी उन्हें। किसी भी टॉप पे बैठे हुए लीडर को अपने ही आवाम को, अपनी ही जनता को कभी इस तरीके के शब्दों को आतंकवादी हो, तुम ये हो, तुम पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या भारतप्रस्त हो या व्हॉटएवर इस तरीके के गलत शब्दों से का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से जो स्टेट हेड्स होते हैं। क्योंकि स्टेट हेड की जो बात होती है, वो उनके खुद के कैडर में काफ़ी तेज़ी से फैलती है और जो लोग विरोध कर रहे होते हैं, उनमें विरोध के स्वर और तेज़ी से बढ़ सकते हैं कि आप उनकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ़ उन पे एक लेबल लगा कर के उन्हें छोड़ देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके खिलाफ और ज़्यादा उग्र किसी भी तरीके का अ आंदोलन खड़ा हो सके। और हम ज़रूर ये चाहेंगे लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या भारत इस पे क्या कर रहा है कि जिससे कि जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के जो अधिकार हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अधिकार सुरक्षित रह सकें, बांग्लादेश की स्थिति नॉर्मल हो सके और जो भारत के साथ उसके बांग्लादेश के संबंध थे, वो भी उसी तरीके से रह सके जो कि शेख हसीना जी के रहते हुए थे। आप इस पर हमारे व्यूज़ बताइए और बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपके कोई इसमें सजेशंस हैं, तो कृपया आप अपने कमेंट्स भी इसमें वीडियो में डाल सकते हैं। धन्यवाद।